नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और एक बार फिर से हमें बात करने का मौका मिल रहा है माइंड कोच और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की एक्सपर्ट ज्योति मेहता जी से। वेलकम ज्योति जी। थैंक यू सो मच। वैलेंटाइन डे का मौका है तो हमने सोचा कि क्यों ना बात की जाए आपके रिलेशनशिप्स पर, क्यों ना बात की जाए डेटिंग कल्चर पर, हुकअप कल्चर पर। जिस तरह से आजकल रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, हार्ट ब्रेक और आपके जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं उस पर बात की जाए और वन साइडेड लव पर बात की जाए। और वैलेंटाइन डे से अच्छा मौका और क्या हो सकता है इस पर बात करने के लिए। ज्योति जी, मुझे लगता है शुरुआत कर लेनी चाहिए। जिस तरह से डेटिंग ऐप का कल्चर बढ़ रहा है, हुकअप कल्चर बढ़ रहा है, हम अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, बस एक ऐप पर जाकर राइट स्वाइप या लेफ्ट स्वाइप, वो भी 2 या 3 फोटोज देखकर, कुछ थोड़ी बहुत प्रोफाइल डिटेल्स देखकर। तो पहले तो अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए आपका अपना माइंडसेट कैसा होना चाहिए और जो आप तलाश कर रहे हैं शायद आपको खुद को भी नहीं पता, और इसी वजह से बहुत ज्यादा केमिकल लोचा आपके दिमाग में हो जाता है। तो इससे बचे कैसे? राइट, राइट, you're so true. It's a chemical locha only. And your relationship and your need in a relationship बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आपका बचपन कैसा था, आपने अपने पेरेंट्स को कैसे देखा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्ते बाद की बात है, पहले खुद पे काम करना ज़रूरी है। मतलब आई गिव यू थ्री इनसाइट्स हियर फॉर मतलब रिलेशनशिप के लिए, और तीसरे वाला तो बहुत ही अच्छा है। जैसे सबसे पहले कि आपने एक पार्टनर की आपकी डेफिनेशन क्या है, ये पर्सनल है। आपके हिसाब से एक वाइफ, एक गर्लफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड, मम्मी पापा कैसे होने चाहिए, ये आपने तब सीखा जब 90% प्रोग्रामिंग आपके दिमाग की हो चुकी थी, अपने मम्मी पापा को देख के, अपने घर में रिश्ते देख के। तो एक तो आप उस मैप के साथ बाहर आते हैं, तो आप मैप से मैप मिला रहे होते हैं। और अगर झगड़े होते हैं, ब्रेकअप होते हैं, तो भी मैप से मैप लड़ रहे होते हैं, दैट ये मेरा मैप है और ये आपका मैप है, तो मैप मैच नहीं करते एनएलपी की भाषा में। दूसरा कि एक रिश्ते में जिनको हम आधार मानते हैं, ट्रस्ट, लव, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कंपैटिबिलिटी, मतलब इतने बड़े बड़े वर्ड्स जो हैं, ये सब हम इनको एनएलपी की भाषा में बोलते हैं अनस्पेसिफिक। इनकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। मेरी लव की डेफिनेशन और किसी और की लव की डेफिनेशन अलग हो सकती है। तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी रिश्ते में, कि हमारी और दूसरों की डेफिनेशन मैच नहीं करती है, क्योंकि जिन चीज़ों को हम आधार मानते हैं वो सब अनस्पेसिफिक है। और तीसरा, हमें अपने माइंड के जजमेंट फिल्टर्स, जो कि हम एनएलपी में कहते हैं वैक, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, हमें अपने फिल्टर पता होने चाहिए। और अपने पार्टनर के फिल्टर्स या अपने फैमिली मेंबर के फिल्टर अगर पता होंगे, तब हम बहुत चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग विजुअल होते हैं, उनको हर चीज़ परसीव, आंखों से परसीव करनी होती है। जो लोग ऑडियो होते हैं, उन्हें हर बात बोलनी और सुननी होती है। और जो काइनेस्थेटिक होते हैं, उनको एक्शन लेना होता है या उनको टच चाहिए होता है। तो अगर एक पेयर है और अगर हस्बैंड ऑडियो है और अगर उसने कह दिया, वो ऑडिटरी है, उसने अगर कह दिया कि आई लव यू, तो उसने अपने सबसे बड़े फिल्टर से डिलीवर कर दिया। उसने अपना बेस्ट दिया अगर उसने आई लव यू बोल दिया, वो ऑडिटरी है। बट अगर पार्टनर काइनेस्थेटिक है, उसका ऑडियो फिल्टर लास्ट में आता है, वो कहेगी कि आई लव यू बोलने से क्या होता है, गिफ्ट का है, उसको स्पेशल फील करना है। तो हमें एक दूसरे की लव लैंग्वेजेस को समझना जरूरी है, अपनी भी और दूसरे की भी। अब प्रॉब्लम ये है कि ना हम अपनी लव लैंग्वेज को जानते हैं, ना हम अपनी नीड्स को जानते हैं। जब हम अपनी नीड को नहीं समझ रहे, तो दूसरे की नीड्स को तो हम क्या ही समझेंगे। और एक अच्छा रिश्ता होता है जब आप एक दूसरे की लव लैंग्वेज को केटर करते हैं, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होता है। राइट, सो ये वैक जानना बहुत जरूरी है कि मेरी लव लैंग्वेज क्या है और आपकी लव लैंग्वेज क्या है, और मेरी डेफिनेशन प्यार की क्या है और आपकी डेफिनेशन प्यार की क्या है। और क्योंकि ये सब लोगों को पता नहीं है, तो वो कुछ भी कर रहे हैं। या तो आप माइंड आपको कंट्रोल करेगा, या आप माइंड को कंट्रोल करेंगे। और आज की जनरेशन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और जितना आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लेते हैं, उतना आपका माइंड वीक होता चला जाता है, उतना आपका माइंड पे कंट्रोल कम होता चला जाता है। बस ये एक वजह है कि राइट और लेफ्ट स्वाइप हो रहे हैं, और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इट इज ओनली डोपामीन, मतलब कि सिर्फ डोपामीन है। जो इस वीडियो को देखेंगे वो समझेंगे, कई बार जिससे आपने चैटिंग करी, जिसके आपने राइट और लेफ्ट स्वाइप किया, जब आप उसको असल में मिले तो आपको वो कनेक्शन फील ही नहीं हुआ। तब आपको वो आई डोंट फील इट फॉर यू वाली फीलिंग में चले गए आप। क्यों? क्योंकि आपका जो डोपामीन रिलीज हो रहा है, वो नोटिफिकेशन की टिंग पे हो रहा है, उस इंसान की क्वालिटी पे नहीं हो रहा है। तो वो अगर हम समझ जाएं कि इट इज द डोपामीन ऑफ द चैट, somebody replying, it's the ping there. इनफैक्ट मेरे पास जब काउंसलिंग्स आती हैं, तो मैं ना कई बार कहती हूँ कि चैट मत किया करो, बात कर लो, जाके मिल लो।
तब तुम्हारे मैप ज्यादा पता चलेंगे एक दूसरे को। चैटिंग में तो तुम अपने मैपिंग से पढ़ते हो, यू रीड दैट चैट अकॉर्डिंग टू योर टोन, अपनी टोन से पढ़ते हो आप कि सामने वाले ने कैसे लिखा है। तो हम मिरर कर रहे होते हैं, दैट्स देयर। बट अब चूंकि आई कैन समय टॉक। ऐसा आ गया है और एप्स पर ही सब कुछ चल रहा है, लोग जल्दी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, तो अगर चैट से ही करनी है बातचीत सारी, क्या कोई तरीका हाँ है किसी को हाँ समझने का? और जो मेरा सवाल था कि पहले खुद को समझ लें, खुद जान लें कि आपको चाहिए हाँ। क्या, तब शायद यस, बेहतर आप चाहिए क्या। ढूंढ पाएंगे अपने लिए पार्टनर। देखिए और मैं लोग ना, आजकल पार्टनर ढूंढ भी लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल। नहीं रहे ना, कुछ समय के लिए ढूंढ रहे हैं। हाँ, नहीं उसके बाद तो, हाँ मतलब ये सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। अभी होता क्या है कि आपके अंदर कुछ नीड्स बनती हैं बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि आपने देखो, पेरेंट्स को मैं बहुत कहती हूँ कई बार कि बच्चों को इतना प्यार दें कि वो बाहर ना ढूंढे। स्पेशली फादर्स को कई बार मैं बोलती हूँ कि अपनी डॉटर्स को इतना, उनके लिए आप फ्लावर ले आओ, उनके लिए आप नील डाउन कर लो, उनको आप घुमाने ले जाओ, इतना स्टैंडर्ड हाई कर दो कि कल को कोई भी ऐसे ही आके एक रेड रोज से के चक्कर, मतलब अगर आपकी बेटी को कोई रेड रोज देगा और वो उस पे फिदा हो गई है तो गलती पिता की है। आपने उसको वो उसका स्टैंडर्ड इतना लो रखा हुआ है कि एक ऑपोजिट जेंडर ने आगे एक रोज भी दे दिया तो बस इतनी सी इतने से पे आपने, लाइक यू फॉल इन लव, यू डोंट राइज इन लव, यू फॉल इन लव। तो पहले हमें खुद को समझने की जरूरत है। तो हमें प्रॉब्लम क्या होता है जब हम टीन एज में आ जाते हैं, लाइक 19 20 थोड़े आगे, हमें इंसान से प्यार नहीं होता, हमें इंसान की क्वालिटी में इंटरेस्ट नहीं होता, किसी की जिंदगी में हम इम्पोर्टेंट है, हम इस चीज से प्यार करते हैं। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि क्या हमें ये इंसान पसंद है, या हमें आइडिया ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट फॉर समबडी, हम किसी की लाइफ में कुछ है, हमें उस आइडिया से प्यार हो जाता है। ये एक बहुत मतलब ये, अगर ये हमें समझ में आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, हम सामने वाले को तो एनालाइज ही नहीं कर रहे हम। हमें लगता है ये रेड रोज दे रहा है, मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट हूँ। ये मेरे को चॉकलेट दे रहा है, मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट हूँ। इसने मुझे कॉल किया है, मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट हूँ। तो मतलब सेंटर में पहले मैं, पहले तो आप अपनी नीड्स अच्छे से लिखें, क्योंकि मैंने क्या देखा है कि सपोज हमारे अंदर 10 स्टार्स है। मैं अपनी कम्युनिटी को थोड़ा सा रूडली समझाती हूँ कभी कभी कि तुम्हारे अंदर इतनी नीड है एप्रिसिएशन की, रिस्पेक्ट की, लव की, कि तुम ना कटोरे लेके घूम रहे हो। दैट्स व्हाट आई एक्चुअली ये बोलती हूँ उनको, कि तुम ना कटोरे लेके घूम रहे हो, कि कोई मेरे को अप्रिसिएट कर दे, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे दे, कोई मुझे प्यार दे दे। मैंने ऐसे भीख मांगते घूमते हो तुम। और इसीलिए मैं ना, क्या होता है कि 2 चीजें कहीं से मिल रही हैं, 4 चीजें कहीं से मिल रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल का भी ये रीजन है। आपकी 10 नीड्स हैं, 6 7 तो आपका पार्टनर पूरे कर रहा है, जो 2 3 एप्रिसिएशन अभी भी नहीं मिल रही है, वो एक इंसान ने आके बोल देना है कि आप थोड़ा सा भी आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर दिया, या आपके आप हैंडसम लग रहे हो, एंड यू फॉल। पर आपको उस वक्त ये समझना है कि मुझे ये अच्छा क्यों लग रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर ये नीड है, मेरे अंदर ये डिजायर है। और ये डिजायर हमेशा चाइल्डहुड में जाके पहुंचती है, हमेशा। मम्मी की, पापा की, पीयर्स की, टीचर्स की, ये वहां से निकलती है। और इसे रिलीज करना या हील करना बहुत जरूरी है। मैं इमोशनल मास्टरी में RRH का फॉर्मूला देती हूँ, दैट रीप्रोग्राम योर इमोशंस, दैट इज योर मीनिंग्स, फिर रिलीज योर इमोशंस, जो इतना अंदर घुटन है सालों की, उसे रिलीज करो, और उसके बाद आप हील करो। अगर आप स्कार्ड ही हो, मतलब आपको चोटिल हो, आप चोट लगी है आपको, तो पहले उसको हीलिंग करो। जब आप ये तीनों पैरामीटर्स पे खुद पे काम कर चुके हैं, तब आप रेडी हैं कि यस, कि मतलब अब आप क्या वैल्यूज लेके आते हैं। और वैल्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे हम मतलब बात ही नहीं करते कि हमारी वैल्यूज वैल्यूज मैच करनी चाहिए, गुण मिलान तो होता रहता है। गुण मिलान ना करें और कुंडलियां मिलान ना करें, वैल्यूज मैच करें। कि अगर मैं ऑनेस्टी को वैल्यू करती हूँ तो क्या कोई मेरा पार्टनर ऑनेस्टी को वैल्यू करता है कि नहीं करता। तो आप जब वैल्यूज मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब आपको वैल्यूज के लिए मैं आपको यहाँ सबको एक ट्रिक देती हूँ बहुत अच्छी, जब आप पहली डेट में जा रहे हैं, ठीक है, आपको इंसान को जज करना है एक मीटिंग में, तो आप इसमें अनकॉन्शियस टेस्ट पूछ सकते हैं किसी को कि व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल। आप बातों बातों में से पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट एनिमल क्या है, और आपको उसकी 3 बहुत अच्छी चीजें क्या अच्छी लगती हैं उस एनिमल में। लाइक कोई कह सकता है कि मुझे शेर पसंद है, मुझे उसकी स्ट्रेंथ पसंद है, मुझे उसका एटीट्यूड पसंद है, या मुझे उसका कॉन्फिडेंस पसंद है। कोई कह सकता है कि मुझे बटरफ्लाई पसंद है। तो उसके जो 3 रीजंस है ना, अगर आपको वो 3 रीजंस, आप अगर फाइंड करते हैं कि आप में वो 3 रीजंस हैं, तो आप कंपैटिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक मतलब मेरी एक स्टूडेंट थी, मतलब है, तो उसको मैंने पूछा था, तो उसको मैंने ये तरीका दिया था, शी वॉज डेटिंग, तो उसने जाके पूछा उसको, लड़के को, कि
कौन सा एनिमल सबसे अच्छा लगता है आपको? तो उसने बोला बटरफ्लाई। तो कहते अब द बटरफ्लाई इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट आर द रीजंस। कहते हैं आपको उसको क्या अच्छा लगता है, मुझे कोई एक दो बातें बताओ उसकी, क्यों बटरफ्लाई अच्छी लगती है? कहते पहले तो वो बहुत सुंदर होती है, तो द गर्ल हैज टू चेक कि मेरे को इसकी सुंदरता का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको सुंदरता पसंद है, सो मेरे को आई हैव टू बी लाइक द ब्यूटी अराउंड। फिर उसको दूसरा रीजन दिया उसने कि एक तो कहते हैं वो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है, शांत है। समझ रहे हैं? तो द गर्ल इज लाइक अच्छा, चुप रहती है। और तीसरा रीजन उसने ये दिया, और सबसे अच्छी बात है कि जब उसको हश करो तो वो चली भी जाती है। सो तो लड़की बस शी जस्ट वॉकड अप और आ गई वापस को, एंड शी शेयर्ड इट विद मी एंड आई वाज लाइक तुझे पता है तुझे क्या करना है? कहते हैं ना। सो दिस इज लाइक एन अनकॉन्शियस टेस्ट। आप अपने बारे में भी ये जान सकते हैं, खुद को भी। पर ये एक ही बार ही काम करेगा, सेकंड टाइम में आपको पता है। लेकिन अगर आप अपना फेवरेट एनिमल लिखें और उसकी 3 वजहें लिखें, और फिर देखें कि वो जो 3 वजहें आपका पार्टनर फुलफिल कर रहे हैं क्या, ये आपके बड़े इनर कनेक्शंस होते हैं। तो अगर आप चैटिंग में भी कर रहे हैं तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स लव लैंग्वेज या वैक आपको पता चलेगा पूछकर कि अ, आप किससे इंस्पायर होते हैं, आप किसको रोल मॉडल मानते हैं और क्यों मानते हैं। वहां से आपको किसी इंसान के बारे में पता चलेगा। इतने जल्दी जल्दी रिश्ते टूटना और ब्रेकअप्स का रीजन आप क्या समझती हैं? क्या ये सिर्फ हॉर्मोन्स हैं, या फिर आपको लगता है कि मार्केटिंग करके हमें इतना कुछ बताया और सिखाया गया है, इस तरीके से जाने अनजाने हमारा ब्रेन वॉश हो गया है कि हमें पता ही नहीं है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, और इसीलिए बार 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 पार्टनर चेंज होते हैं, बार बार ब्रेकअप्स होते हैं, और आपके दिमाग पर जो उसका असर पड़ता है उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग मान ही लेते हैं कि नहीं, सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, कुछ लोग मान लेते हैं सारे लड़के ऐसे ही हाँ, होते हैं, मुझे शादी ही ऐसे नहीं ही होते करनी हैं। है, मुझे अब किसी रिलेशनशिप में जाना ही हाँ। नहीं। हम्म। तो बात वही है कि हम बोलते हैं देर आर नो अदर्स, कोई दूसरे होते ही नहीं है, सिर्फ हम होते हैं। और जो सामने से आपको ट्रिगर कर रहा है ना, वो आपको बता रहा है कि आपको कहाँ काम करने की जरूरत है, आपको कहाँ काम करने की जरूरत है, वो जानने की जरूरत है। और बिलीफ जब बन जाता है कि सब लड़के ऐसे ही हैं या सब लड़कियां ऐसी ही हैं, वो हमेशा एविडेंस पे बनता है, एविडेंस पे बनता है। तो आपको एक और माइंड का एक पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन पैटर्न। लाइक एक चीज जो है उसको हम ऑलवेज ऑलवेज का कैटेगरी लगा देते हैं। तो अगर हम अवेयर हो, अगर हमने ये टूल्स सीखे हों कि अच्छा मेरे साथ एक बार कोई चीज हुई है, मैंने उसको हमेशा का वर्ड लगा दिया हुआ है, तो आप उसे ब्रेक डाउन करेंगे। और जो आपका बिलीफ है उसके बदले जो इंपावरिंग बिलीफ होता है रिप्लेसमेंट, उसके एविडेंस ढूंढेंगे ताकि आपका माइंड बात मान जाए। जैसे कि अगर इसको कुछ आपको लगता है कि एग्जांपल देकर सब बात लड़कियां, कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि सब लड़कियां ऐसी होती हैं, तो पहले आपको खुद को पूछना है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो या तो आपने दोस्तों की कहानी सुनी है, या आपके साथ कुछ हुआ होगा, तब आप ये है। तो फिर आप उसको पहले लिखेंगे कि ये मेरा बिलीफ है और ये मेरे एविडेंस है। ये माइंड एविडेंस पे काम करता है, यहाँ पूरी वकालत होती है यहाँ पे। ठीक है, और फिर आपने देखना है कि ये बिलीफ क्या आपको आगे बढ़ा रहा है कि पीछे लेके जा रहा है। ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिलीफ कुछ भी सच और झूठ नहीं होता, बिलीफ होता है एम्पावरिंग या डिसएम्पावरिंग, आगे ले जाने वाला या पीछे ले जाने वाला। तो अगर तो आप एक ऐसी स्टेज पे हैं जहां आपका करियर और आपको लगता है कि मुझे इस झमेले में पड़ना ही नहीं, तो ये एक एम्पावरिंग बिलीफ है कि चलो अभी तो मैं करियर पे फोकस करूंगा। लेकिन अगर इस वक्त ये बिलीफ कि लड़कियां ऐसी हैं या लड़के सब ऐसे होते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, अगर आपको दुख दे रहा है, तो ये डिसएम्पावरिंग बिलीफ है। अब इसका एम्पावरिंग बिलीफ क्या होगा कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में अच्छे रिश्ते भी हैं। अब उसका अब उसके एविडेंसेस दो। सबसे पहले तो आप खुद उसके एविडेंस होंगे। आपके हिसाब से तो आप बहुत अच्छे हो ना, आपके हिसाब से तो जब आप हो तो आपके जैसे और भी तो होंगे ना। तो आपको अब वो बिलीफ सिस्टम देना है। और फिर हम ऑरा पे भी काम करने को बोलते हैं, कार्मिक लेवल पे भी काम करने को बोलते हैं कि आपने ऐसे लोग अट्रैक्ट क्यों करे। आपके जैसे लोग तो और भी है ना, तो और भी है तो उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे। उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरीके से भी हम वहां सिखाते हैं कि आप वायर हो जाते हैं। आप क्या होता है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, जब आप उसको पकड़ के रखते हैं बहुत ज्यादा, तो इमोशन होता है एनर्जी इमोशन, तो आप दोबारा से वैसा ही इंसान अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपके ऑरा में वो एक कलर का बॉल उस इंसान के नाम का बना हुआ है। दैट इज कि मतलब धोखा सपोज, तो वो धोखा आपको फिर मिलेगा, वो धोखा आपको फिर मिलेगा, जब तक कि आप अपना ऑरा क्लीन नहीं कर लेते, जब तक कि आप वो सफाई नहीं कर लेते। वो ट्रांसमिटर्स है ना यहाँ से, तो 97 चलेगा तो 97 ही आता रहेगा बार 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 बार। तो वो पहले ट्यूनिंग बदलनी पड़ेगी 98.3 पे, और ये बिल्कुल पॉसिबल होती है। पर तभी मैं कह रही हूँ कि पहले खुद पे काम करना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों चाहिए,
और फिर ये मुझे कैसे चाहिए। सब कुछ पॉसिबल है, यानी कि बिल्कुल आपने पॉसिबल है। सीक्रेट बता दिया और कि हम बार-बार एक ही तरह के लोग क्यों अट्रैक्ट करते हैं और बार-बार धोखा क्यों खाते हैं, बार-बार दुखी क्यों होते हैं। प्रॉब्लम हो सकता है कि हम में ही है, हम ही ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम बिल्कुल RRH फॉर्मूला, रीप्रोग्राम योर इमोशंस, रिलीज योर इमोशंस, हील योर इमोशंस, बिल्कुल साफ हो जाए। आपको देखो, आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और हाँ, मार्केटिंग तो चलो है ही, बहुत बड़ी मार्केट है, रिलेशनशिप डेटिंग बहुत बड़ी मार्केट है। तो अगर लोगों को थोड़ा सा मार्केटिंग का ज्ञान हो तो उन्हें समझ आएगा कि अ, आपके हार्ट ब्रेक पे कितने लोग अ, कमा रहे हैं या रोटियां सेक रहे हैं बहुत ही गलत तरीके से। और ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत पढ़कर ये चीजें बनी है। राइट और लेफ्ट स्वाइप में मतलब इंस्टेंट डिसीजन दिया गया है आपको, तो आपको उसमें मजा भी आ रहा है, डोपामिन रिलीज भी हो रहा है। तो वो एडिक्शन है, दैट इज एडिक्शन। तो वो एडिक्शन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो इन ऐप बनाने वालों को बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। तो आप उसकी नोटिफिकेशंस बंद कर दें और खुद पे काम करें। और इसका और कोई तरीका नहीं होता, आपको पहले खुद पे काम करना पड़ेगा कि मेरे बचपन के वूंड्स क्या है, मेरे मदर वूंड्स हैं या मेरे फादर वूंड्स हैं, कि मुझे मेरी क्या नीड है। और पहले वो खुद को दे दें। मतलब मैंने कहा ना, जब मैं अपनी कम्युनिटी को काफी समझाती हूँ कि आप कटोरे लेके घूम रहे हैं, जो प्यार आप खुद को नहीं दे रहे कोई और क्यों देगा आपको। जो इज्जत आप खुद को तो नहीं दे रहे, कोई और क्यों देगा आपको। जो एप्रिसिएशन आप खुद को नहीं दे रहे, कोई और क्यों देगा आपको। ये तो हिपोक्रेसी है। तो सेल्फ लव, मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्तों से अगर आपको, रिश्तों की गंदगी से अगर बचना है और ये बार बार उससे बचना है, सेल्फ लव। उसके बाद आप अट्रैक्ट भी सही इंसान करोगे और सब कुछ सही हो जाएगा उसके बाद। लेकिन वो प्यार और इज्जत, वो शाबाशी जो आप किसी और से मांग रहे हैं, पहले खुद को दे, तब आप अट्रैक्ट भी वही कर लेंगे लोग। आप खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हो, आई एम नॉट लवेबल, तो कौन सा इंसान मिलेगा जो एक दिन बोल के जाएगा यू आर नॉट लवेबल। तो इसीलिए अच्छा, आपको कैसे अपने पता ऊपर काम चलेगा करें। कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, आप लवेबल हैं या नहीं? लोगों को तो सेल्फ डाउट में ही लोग जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जी रहे। देखो, पहले तो ये मानना पड़ेगा, मैं बड़ा एफर्मेशन कराती हूँ कि इसकी, मैं जैसा भी हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। मतलब बात मैंने पहले कहा ना कि लव की कोई भाषा है ही नहीं, लवेबल की भी कोई परिभाषा नहीं है। मेरे हिसाब से लवेबल की परिभाषा अलग है, किसी और की परिभाषा अलग है। प्रॉब्लम ये कि हम किसी और की परिभाषा में फिट होने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे तभी हम बोलते हैं फॉल इन लव। क्योंकि हम किसी और के मैप में, किसी और की भाषा में फिट होना चाहते हैं। हम शुरू में उसको पूछते हैं कि अच्छा तुझे क्या अच्छा लगता है। तो अगर वो बोलेगा मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है या मुझे मेरे को मेकअप अच्छा लगता है, तो आप भी जबरदस्ती उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कब तक दिखाएंगे आप। पहले फॉल इन लव होता है, फिर फॉल आउट ऑफ लव होता है, फिर फॉल आउट ऑफ लव भी होता है। राइट। तो हमें वो अपने ऊपर काम करना हमारे को बहुत बहुत जरूरी है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी नीड क्या है और क्यों है। और मैं जैसा भी हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं एक्चुअली इमोशनल रिलीज प्रोसेस करवाती हूँ अपनी कम्युनिटी को, जहाँ पे हम खुद को हग करते हैं अच्छे से, ऐसे पैट करते हैं खुद को और खुद को बोलते हैं मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ। और फिर मैं उनसे बुलवाती हूँ कि जो तुम्हें मम्मी पापा से सुनना था, फ्रेंड से सुनना था, वो एक बार खुद को बोल दो कि शाबाश बेटा तूने बहुत काम किया, शाबाश। तो एक बार जो जो तुम सुनना चाहते थे मम्मी पापा से वो सब खुद को बोलो। आप यकीन नहीं मानेंगे, आधा आधा घंटा लोग रोते हैं, वो रिलीज होता है इमोशन। और उसके बाद उनके अंदर से एम्पावरमेंट आती है कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और फिर वो एडजस्ट नहीं करते, फिर वो ऐसा नहीं होता कि चलो जो भी आया एक रेड रोज लेकर आया तो आप फॉलो इन लव हो गए, फिर नहीं होते आप, फिर आपके स्टैंडर्ड्स सही रहते हैं। पर आपके रिश्ते 70% डिपेंडेंट है कि आपके माँ बाप के साथ आपका रिश्ता कैसा था और आपके माता पिता का रिश्ता कैसा था। क्योंकि वहां से आप वूंड्स लेके चल रहे हैं, आप एक दुखियारी होके चल रहे हैं, चोटें लेके चल रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं तू टेप लगा दे, तू टेप लगा दे, तू हील कर दे। क्यों भाई, खुद करो पहले, खुद टेप लगाओ पहले, खुद को हीलिंग करो पहले, और फिर देखो, देन यू विल गेट द राइट पार्टनर एज वेल। बिल्कुल। वैसे तो ज़माना बहुत बदल गया है। जैसा मैंने कहा बहुत जल्दी-जल्दी लोग पार्टनर चेंज कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास अभी भी ऐसे लोग आते हैं जो वन साइडेड लव में फँसे हुए हैं और कई-कई महीनों से, बहुत। कई-कई सालों से वो लाइफ़ को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इस वैलेंटाइन डे पर उनकी बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। कैसे बाहर आएँ इसमें से? देखो, वन साइडेड लव में क्या होता है, हम एक आइडियल स्टोरी मन में जी रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी रिश्ते में, कि हम एक परफेक्ट स्टोरी है, थैंक्स टू बॉलीवुड, हमारी चाइल्डहुड जो मूवीज की प्रोग्रामिंग हुई है उसकी वजह से भी हम एक परफेक्ट स्टोरी लेके चलते हैं। और हमारे अंदर एक एनएलपी मानती है कि हमारे हर बिहेवियर के लिए हमारे माइंड का एक हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जैसे हम उसको बुलाना भी हम ही चाहते हैं, भुला भी हम ही नहीं पा रहे। तो हमारे अंदर दो हिस्से होते हैं। मतलब एनएलपी
इन हिस्सों पे बहुत मानती है कि हमारे अलग अलग बिहेवियर के लिए माइंड के अलग अलग हिस्से रिस्पॉन्सिबल है और उस अलग अलग पे काम करना चाहिए। तो मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने ऐसा कहा है कि हम भूलना चाहते हैं लेकिन हम भूल नहीं पा रहे, हम भूलना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे भी आते हैं और ऐसे भी आते हैं कि नहीं वही चाहिए। तो नहीं वही चाहिए वालों को तो मैं बोलती हूँ कि आप एक आइडियल स्टोरी आप जी रहे हैं। और फिर जब उनके अंदर जब हम और काम करते हैं तो उसमें निकलता है कि उनको लगता है कि वो फेल हो गए। एक रिश्ते पे उनको लगता है कि वो फेल हो गए मतलब। तो एक तो वो डेफिनेशन फेलियर की बदलना ज़रूरी है। मैं मानती हूँ वक्त बदल रहा है, मैं ये भी मानती हूँ कि आप एक रिश्ते में क्यों फंसे रहे हैं अगर वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। मेरे पास एक केस आया था जब शादी हुई थी और शादी के बाद उसको बहुत डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ था, डाउरी भी हुआ था, इट वाज़ वेरी बैड स्टोरी। तो 3 मंथ्स में उसने डिवोर्स ले लिया था। तो उसका और उसे पता है उसने जो किया ठीक किया, उसके पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ से नहीं उठ पा रही थी कि मेरे साथ डिवोर्स हुआ। क्योंकि हम एक परफेक्ट स्टोरी जो हम बचपन से जीते हैं, उसमें रिश्ते टूटना हमारे कल्चर में एक बहुत माना जाता है कि तुम फेलियर हो या कोई बहुत बड़ी गलत चीज़ हो गई तुम्हारे साथ। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में हैं, तो मैं बोलूँगी आप स्टेप आउट करें, बिल्कुल हिम्मत करें, आप स्टेप आउट करें उससे, क्योंकि वो आइडियल स्टोरी को जीना बंद कर दें। आपको लगता है कभी ना कभी तो सब ठीक हो जाएगा। आपका एक हिस्सा ऐसा जो बॉलीवुड स्टोरीज में यकीन करता है और सोचता है अब कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा, अगर आप उसको भूलना चाहते हैं, आप भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फाइल होती है हर इंसान की। आपकी फाइल है, आपकी मम्मी के नाम की फाइल है, आपके पापा की नाम की फाइल है। तो सपोज आपके जो एक्स पार्टनर था उसके भी नाम की एक फाइल है। तो जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको उसका चेहरा बड़ा साफ दिखेगा, उसकी आवाज़ें साफ सुनाई देंगी, तो माइंड में उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप आंखें बंद करके अपना चेहरा देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए वो आपके ऊपर रूल कर रहा है। हम कहते हैं ना कि इंसान नहीं करता, उसकी छवि करती है। हम कहते हैं ना उसकी छवि गिर गई हमारे मन में। इंसान नहीं गिरता, उसकी छवि, उसकी इमेज गिरती है। तो आपको उसकी इमेज को चेंज करना है, जिससे आप ऊपर नहीं उठ पा रहे, जिससे आप मतलब भूल ही नहीं पा रहे। और वन साइडेड लव में भी आपको जानना है कि आपको उस इंसान से ऐसी क्या चीज़ मिल रही थी जो कहीं से नहीं मिल रही है। क्योंकि अल्टीमेटली वो जो जंबल बॉक्स जुड़ता है ना आपस में कि मेरी ये नीड थी और ये नीड इस इंसान ने पूरी की थी, तो आप उसी नीड को बार बार क्रेव कर रहे हैं। उसके लिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं खुद को कि मुझे उस इंसान के साथ क्या फील होता था। जैसे कईयों को फुलफिलमेंट फील होती है, कईयों को एप्रिसिएशन फील होती है, कईयों को रिस्पेक्टेड फील होता है, कईयों को लगता है कि मैं भी कुछ हूँ, आई वॉज सीन। तो पहले तो आपको एग्जैक्ट देखना है कि उस इंसान के साथ आपको क्या फील होता है। एग्जैक्टली 2-3 चीजें सब नहीं होती है, सबके अलग रीजन होते हैं। मतलब सबको लगता है कि मेरे वाली कहानी सच होगी। हम्म। हमने तो काउंसिल किया, किसी के लिए रिस्पेक्ट निकलता है, किसी के लिए अप्रिसिएशन निकलता है, किसी के लिए सिर्फ सोशल कॉज भी निकलता है कि रिश्ता कैसे टूट गया मेरा, लाइक कोई मुझे कैसे छोड़ के चला गया। अलग अलग रीजन निकलते हैं सबके, वन साइडेड लव के। और अब आपको देखना है कि क्या वो नीड कहीं और से पूरी हो सकती है। मतलब एक तो सेल्फ एप्रिसिएशन से भी हो सकती है, अगर आपको एप्रिसिएशन चाहिए था तो क्या ये नीड कहीं और से पूरी हो सकती है। वो खोलना जरूरी है, लाइक वो पर्सपेक्टिव खोलना जरूरी है। लोग खुलते नहीं है, उसमें बंधे रहते हैं। इसको बोलते हैं डिलीशन पैटर्न। तो हम वहां पे लोगों को सो वॉट करवाते हैं। लाइक अगर आपको कोई छोड़ के चला गया और आपको उससे तो आप बोलोगे दिस, लाइक सपोज कोई पर्सन है एक्स, एक्स लेफ्ट मी सो वॉट, एक्स लेफ्ट मी सो वॉट। अगर आप इसको 10 बार जोर से चिल्ला के बोलेंगे तो जो अंदर का एगनी है, एंगर है, हर्ट है, जो भी इमोशन है वो रिलीज हो जाएगा। तब आपका वन साइडेड भूत उतर जाएगा। आप समझे, वो इमोशन एनर्जी इमोशन है जो आपकी बॉडी में स्टक है और बीच बीच में जागती है और आपको बोलती है या तो मेरी एनर्जी को फुलफिल कर या मुझे रिलीज कर दो। तो अगर ये समझ में आ जाए फंडे हमें अपने माइंड और बॉडी के, तो हम सेल्फ मास्टर, तब हम सेल्फ मास्टर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आपकी आंखें खोल देंगी आज के इस पॉडकास्ट से। एक आखिरी सवाल है कि जिनका भी फॉल इन लव वाला काम हो ही चुका है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, एक रिश्ते में है या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और अच्छे बुरे पल आते हैं, वो सोचते हैं छोड़ दूं क्या, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाकर रखें, चाहे यस। सिचुएशन, चाहे परिस्थितियां अच्छी हैं, बुरी हैं, कुछ भी है, आपके दिमाग में केमिकल लोचा तब भी होता है। हाँ, तो हम मैं इसका एक मेटाफर देती हूँ हमेशा। रिलेशनशिप मास्टरी हमारा एक अच्छा वाला कोर्स है जहाँ पे हम पूरा रिलेशंस पे बात करते हैं। तो हमेशा कहती हूँ कि आप देखें कि रिश्ता एक पौधे की तरह होता है जिसमें पतझड़ भी आएगा, हर मौसम आएगा, लेकिन उसका डेली नर्चरिंग करना पड़ता है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब तो हमने कर दिया ना, अब हमेशा के लिए सब कुछ ठीक रहेगा।
जिनका रिश्ता ऑलरेडी है, आप ये ध्यान रखें कि उसको हर दिन ही नर्चर करना पड़ेगा, आपको हर दिन एफर्ट लेने पड़ेंगे, और मतलब ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट भी करेंगे, नो डाउट। तो अगर आप एक रिश्ते को स्टैम्प की तरह ना समझें कि अब हमेशा ऐसा रहेगा, बल्कि एक पौधे की तरह समझें जिसको रोज पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देनी पड़ेगी, पतझड़ भी आएगा, फूल भी खिलेगा। तो अगर आप उस नज़र से देखेंगे, हो सकता है दूसरा कम्युनिकेशन ज़रूर करें कि डेफिनेशन मेरी क्या है प्यार की, मेरी लॉयल्टी की डेफिनेशन क्या है, दूसरे की क्या है, और डेफिनेशंस को जब मैच करेंगे। और मैं बता रही हूँ, जब मैंने वैक करवाती हूँ, मेरे पास प्रॉपर हम टेस्ट करवाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें पता चलता है कि अच्छा मेरी नीड तो ऑडिटरी है कि बस वो मुझे कह दे आई लव यू, और किसी और की नीड है बस एक गिफ्ट ले आए, एक फूल ले आए। मैंने देखा है 70% रिश्ते ठीक हो जाते हैं, उनको लगता है अच्छा ऐसा है मेरा पार्टनर। मैंने उनके एक्चुअली आंखें ऐसे ग्लो होती देखी है, नाम लेकर, उनका उनका निकनेम लेके मैंने देखा है, लोग इतना प्यार से बोलते हैं अच्छा तभी वो ऐसे करता है, उसको यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं होता, अच्छा वो मेरी बात सुनना चाहता है, मैं गिफ्ट लेके आती रहती हूँ। मैंने देखा उससे इतने रिश्ते सुधरे हैं हमारे सिर्फ बैक से, कि एक दूसरे की लव की लैंग्वेज को समझें, एक दूसरे की नर्चरिंग की लैंग्वेज को समझेंगे, तो जो ऑलरेडी जिस रिश्ते में है, रिश्ता कभी भी वर्कआउट किया जा सकता है। और हम ना स्टेजेस बताते हैं रिश्तों की, कि पहला रिश्ता होता है, पहला लेवल होता है जब आपके अंदर बहुत लव है, बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी आप 10 किलोमीटर चले जाएंगे सिर्फ उसका चेहरा देखने के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज आता है कि जहाँ पे प्यार है, लेकिन अब आप 10 किलोमीटर नहीं जाएंगे, लेकिन आप 10 किलोमीटर नहीं जाएंगे, बस आपको मालूम है कि वो इंसान एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब प्यार अभी भी है। तीसरी स्टेज सबसे खराब होती है, जिसे मैं कहती हूँ रूममेट्स, फ्लैटमेट्स। मतलब अब आप सिर्फ एक छत के नीचे रह रहे हैं, बस रूममेट्स की तरह रह रहे हैं। और चौथी स्टेज पे आपको लगता है कि मैं फंस गया, मैं फंस गई। ये स्टेजेस ही हैं। यहाँ पे आपको लगता है कि मैंने सही डिसीजन नहीं लिया, मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गई हूँ। यहाँ से आप चाहो तो स्टेज वापस धीरे धीरे, आप अगर एफर्ट्स लेंगे, दोनों बात करेंगे, रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाएंगे, तो आप बिल्कुल वो काम, मतलब पीछ बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपने कभी नीड्स पे काम नहीं करा। पांचवा स्टेज होता है जब आपको लगता है कि ठीक है, मैं यहाँ तो इस रिश्ते में तो मुझे नहीं रहना है, बट आप फिर भी ओपन होते हो आइडिया को कि कोई और जरूर होगा जो मेरी जरूरतों को समझेगा, मेरे रिश्ते को समझेगा। वो पांचवी स्टेज होती है। और छठी होती है कि जब आप गिव अप कर चुके होते हो कि मेरे को रिश्ता चाहिए ही नहीं। तो आप देखो आप कौन सी स्टेज पे हो, और रिवर्स इंजीनियरिंग बिल्कुल हो सकती है। और ऐसा नहीं है, जो छठे स्टेज पे होते हैं वो इतने बुरे भी नहीं होते हैं, ये लोग होते हैं जो पर्पस एनजीओ वगैरह सब चलाते हैं, मतलब ये बहुत पर्पस ड्रिवन हो जाते हैं, कि मैं कई बार मुझे लगता है कार्मिक लेवल पे भगवान को जान के उस लेवल पे लेके जाते हैं, फिर वो उधर से दे, उनके अंदर का कोई सोल पर्पस अवेकन हो जाता है और वो सेवा में लग जाते हैं। बट अगर आप चौथे और पांचवें स्टेज पे हैं, तो आप बिल्कुल रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाएं, अगर इफ यू वांटेड टू वर्क। और टॉक्सिसिटी के लेवल्स को चेक करें। टॉक्सिसिटी तो मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी एक्सेप्ट करें। अपने आप को जाने कि नार्सिज्म क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, सेटिंग अप बाउंड्रीज क्या होता है। ये सब चीज़ें हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई गई, तो इन सब चीज़ों को सीखें कि बाउंड्री को कैसे ड्रॉ करना है। इवन आपके पेरेंट्स से भी बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ती है, पार्टनर से भी बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ती है। ये टूल्स को सीखें एक रिश्ते को मेंटेन करने के लिए। अगर आप ये टूल्स नहीं सीखेंगे, आप जितने मर्जी पार्टनर बदल लें, आपकी कहानी वही की वही रहेगी, लेवल 1 से लेवल 5, लेवल 1 से लेवल 5। क्यों? क्योंकि आपने खुद पर काम नहीं किया, आपने बाउंड्री सेटिंग नहीं सीखी, आपने रिलेशनशिप मास्टरी सीखा ही नहीं। तो अपने आप को जाने, अपनी नीड्स को जाने, और रिलेशनशिप के कुछ टूल्स सीखें, तब यू विल हैव अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप ऑल योर लाइफ। फॉर श्योर पॉसिबल है। फैंटास्टिक। मुझे लगता है वैलेंटाइन डे तो एक बहाना है, लेकिन जो रिलेशनशिप्स को लेकर आज आपने बातें कही हैं, ये वैलेंटाइन डे नहीं, वैलेंटाइन वीक नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी काम आने वाली बातें हैं। और इन बातों को सुन के ना सिर्फ अपने पार्टनर को, बल्कि आप खुद को भी बेहतर समझ पाएंगे, और जिस केमिकल लोचे का हम पूरे पॉडकास्ट में जिक्र करते रहे, उस केमिकल लोचे से खुद को बाहर निकाल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाहर निकल ज्योति जी, आपने टाइम दिया।